क्या आपको अमीर बनना है या अमीर दिखना है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी जिंदगी की प्रायोरिटी सेट कर देता है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो एक टाइम पे काफी पतले हुआ करते थे और आज के टाइम पे वो काफी हैवी हैं। उनका वेट रातों रात तो नहीं बढ़ा, वो धीरे धीरे करके बढ़ा होगा और अब वो अपने ट्रेनर्स से डिटेल में पूछते हैं कि भाई मुझे दिन में क्या क्या खाना चाहिए और मुझे एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए। जबकि अगर वेट कम करना हो तो एक फॉर्मूला है जो ऑलमोस्ट सबके लिए काम करता है, कम खाओ और ज्यादा एक्सरसाइज करो। पर बहुत सारे लोग डिटेल में घुसने की कोशिश करते हैं और एक्शन नहीं लेते। इसी तरह हमारे साथ फाइनेंस में भी होता है। लोग फाइनेंस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट की प्रेडिक्शन सुनते हैं जो कि अक्सर गलत होती है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन की वजह से वो डिसीजन पैरालिसिस में फंस जाते हैं, यानी वो कोई एक्शन नहीं ले पाते। रमित ने अपनी बुक आई विल टीच यू टू बी रिच में बताया है कि आपको अगर अमीर बनना है तो आपको उसके लिए कोई एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको स्टार्ट करने की जरूरत है। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने की जरूरत है और जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। रमित ने अपनी बुक में 9 पॉइंट्स बताए हैं जिससे आप अपने आने वाले समय में काफी अमीर हो सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, उन पॉइंट्स को समझिए और उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। पहला पॉइंट है ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट कार्ड्स। रमित ने बचपन से अपने घर में देखा था कि सारे लोग कैसे मोल भाव करते हैं, तो वो भी इस चीज में एक्सपर्ट हो चुका था। उसे एक गाड़ी खरीदनी थी जिसके लिए उसने 17 डीलर से बात की, तो एक डीलर ने उसे बोला कि मैं तुम्हें सबसे कम इंटरेस्ट पे लोन दे सकता हूँ। रमित को अपने क्रेडिट स्कोर पे बड़ा गर्व था, पर डीलर ने उसे बताया कि उसके क्रेडिट सोर्सेज में एक दिक्कत है जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट $2200 ज्यादा लगेगा, यानी लगभग 1.5 लाख रुपए ज्यादा। तो इससे आपको पता चलता है कि क्रेडिट का स्टफ इतना मैटर क्यों करता है। क्रेडिट आपकी एक फाइनेंशियल रेप्यूटेशन बनाता है और ये आज की डेट में अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपका क्रेडिट अच्छा होता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोन कम से कम इंटरेस्ट पे मिल जाता है। क्रेडिट के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं, एक तो क्रेडिट रिपोर्ट, एक क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट रिपोर्ट आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री बताती है और क्रेडिट स्कोर बताता है कि आपको पैसा देना कितना रिस्की है। लोगों को क्रेडिट स्कोर की वैल्यू पता नहीं होती, पर आपको समझना चाहिए कि कल को अगर आप एक होम लोन लेते हो तो आपके अच्छे क्रेडिट स्कोर की वजह से आप उसके इंटरेस्ट पे लाखों रुपए बचा सकते हो। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि मेरे को क्रेडिट कार्ड रखना ही नहीं है या फिर क्रेडिट कार्ड है तो उसे काट के फेंक दो। आपको उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको ये नहीं करना कि जो पहला क्रेडिट कार्ड हाथ में आया वही ले लिया। आपको वो क्रेडिट कार्ड लेना है जो आपके लिए सही है, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड मिल सकते हैं और जिसमें आपको कम से कम फीस देनी पड़े। और आपको 2 से 3 क्रेडिट कार्ड रखने हैं, क्योंकि ज्यादा रखोगे तो उसको संभालने में दिक्कत हो जाती है। और आपका क्रेडिट स्कोर सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड नहीं करता, सारे क्रेडिट के सोर्सेज पे डिपेंड करता है। जैसे आजकल बहुत सारी पे लेटर की सर्विसेज आ गई हैं, अगर आप उसमें एनरोल करते हो तो उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। क्रेडिट कार्ड को सही से यूज करने के 6 तरीके हैं। पहला, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा टाइम पे उतार दिया जाए। दूसरा, जितनी भी फीस है उसको माफ करा दिया जाए या ऐसा क्रेडिट कार्ड लो जिसमें आपको कोई फीस ही नहीं लगती। तीसरा, कम इंटरेस्ट के लिए नेगोशिएट करो। चौथा, अपने क्रेडिट कार्ड को लॉन्ग टाइम के लिए यूज करो, ये नहीं कि लिया बंद करा दिया फिर नया लिया फिर बंद करा दिया। अगर आप लंबे समय के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। पांचवा, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट यूज करो। उसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने पैसों के साथ रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आपको क्रेडिट यूज करना है पर आपको उसको टाइम पे उतारना है ताकि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो सके। और छठा, आपको क्रेडिट कार्ड को रेगुलरली यूज करना है, ऐसा नहीं कि वो सालों साल पड़ा हुआ है और आप उसे यूज नहीं कर रहे। जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको उसको ट्रैक करने में आसानी होनी चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई हैं जिससे आप इजीली अपने कार्ड्स को ट्रैक कर सकते हो। पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में नॉलेज इज पावर। अगर आप राइट स्ट्रेटजीज यूज करोगे तो आप जल्दी ही अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी कर लोगे। 2 तरह के डेट होते हैं, एक होता है गुड डेट, एक होता है बैड डेट। बैड डेट में आता है एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, जिसमें आपको बहुत सारा इंटरेस्ट देना पड़ता है। ऐसे लोन को आपको टाइम से उतारना चाहिए ताकि आप कम से कम इंटरेस्ट दो। आपको ऑटो पेमेंट का ऑप्शन यूज करना चाहिए ताकि कभी भी पेमेंट लेट ना हो जिसकी वजह से इंटरेस्ट लगे। अगर आपके ऊपर ऑलरेडी काफी कर्जा है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको पता लगाना है कि एग्जैक्टली कितना कर्जा है और उसके लिए एक प्लान बनाना है कि जिससे आप वो कर्जा जल्दी से जल्दी उतार सके। अगर क्रेडिट कार्ड का कर्जा है तो अपनी कंपनी से बात करो उसके इंटरेस्ट रेट को कम कराने के लिए, जिससे आपके कुछ पैसे बच सकें। अपने क्रेडिट कार्ड के कर्जे को उतारने के लिए आपको अपनी पेंशन के पैसे निकाल के नहीं देने, आपको अपना पीएफ तोड़वा के नहीं देना। आप कोशिश करो कि उसके लिए कुछ नए जरिए बनाए जाए जिससे वो लोन उतर सके। और आपको इस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है इस चीज के लिए, तुरंत एक्शन लीजिए।
सेकंड पॉइंट है बीट द बैंक्स। आजकल हर किसी का बैंक में एक अकाउंट है। बैंक का पैसे कमाने का जरिया बहुत सिंपल है। आप जो पैसे उसे डिपॉजिट करते हैं वो आपको उस पर बहुत कम इंटरेस्ट देता है और वो उसी पैसों को दूसरे इंसान को लोन देता है और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। जैसे सेविंग अकाउंट में नॉर्मली आपको 4% इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन उसी पैसों को अगर कोई लोन लेगा तो उसे 12 से 18% इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। बैंक का पैसे कमाने का जरिया सिर्फ ये नहीं है। आजकल बैंक्स नए नए तरीके ले आए हैं पैसे कमाने के, जैसे ओवरड्राफ्ट फीस। वो आपको आपके अकाउंट से ज़्यादा पैसे निकालने की एबिलिटी देते हैं, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो वो इसकी एक फीस लेते हैं जो कि नॉर्मल लोन के इंटरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपको अगर जब भी कोई अकाउंट खुलवाना हो तो आप ये देखो कि उसमें आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा से ज़्यादा मिले और उसमें जितनी भी एक्स्ट्रा फीस हैं वो सब कम हो या फिर ना हो। जरूरी नहीं है कि एक बैंक अकाउंट सबके लिए काम करे। आपको अपने हिसाब से अकाउंट खुलवाना है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो। और स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे ज़रूरी है कि वो जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवाएं जिसमें कोई भी फीस ना लगती हो। थर्ड पॉइंट है गेट रेडी टू इन्वेस्ट। थोड़े पैसे इधर से बचा लो, थोड़े पैसे उधर से बचा लो, सेविंग अकाउंट में पैसे डालो। इससे कभी भी कोई इंसान अमीर नहीं बनता। अमीर बनने के लिए आपको इन्वेस्टिंग करनी पड़ती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से आप बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हैं, क्योंकि उसमें हम कंपाउंडिंग की पावर का यूज़ कर रहे होते हैं। और जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि इंसान की सबसे बड़ी इन्वेंशन यही है, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग से डरते रहते हैं और ज़्यादातर इसका रीज़न ये होता है कि मीडिया में हम ज़्यादातर यही देखते रहते हैं कि अब क्रैश होने वाला है, ये चीज़ बेकार हो रही है या वो चीज़ बेकार हो रही है। पर लोगों को पता होना चाहिए कि जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो वो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है स्टॉक्स बाय करने के लिए। वो एक तरह से स्टॉक्स सेल पे होते हैं जिसमें आप सस्ते पे स्टॉक खरीद सकते हैं, जिससे आपको बाद में उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। ज़्यादातर इन्वेस्टिंग ना करने के रीज़न होते हैं लैक ऑफ एजुकेशन, न्यूज़ में मार्केट का लगातार उतार चढ़ाव देखना और फाइनेंशियल मैटर में इंटरेस्ट ना होना। पर यह जरूरी है क्योंकि अमीर बनने का रास्ता कोई लॉटरी टिकट नहीं है। अमीर बनने का रास्ता है कि आप अपने खर्च करने पे कंट्रोल करें, रेगुलरली इन्वेस्ट करें और टाइम टाइम पे कुछ नया करने की कोशिश करें। इन्वेस्टिंग को वेल्थ क्रिएट करने का सबसे अच्छा रास्ता माना जाता है। तो आप इन्वेस्टिंग के लिए कहीं भी एक अकाउंट खुलवा सकते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हो, जिसमें कम से कम फीस हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हों। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट खुले हों। आप अपने पीएफ अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे डाल सकते हैं और भी बाकी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न मिले। फोर्थ पॉइंट है कॉन्शियस स्पेंडिंग। आप किसी के भी महंगे कपड़े देख के ये पता नहीं लगा सकते कि वो किस तरह से पैसे खर्च करता है। कुछ लोग होते हैं जो खाने की प्लेट में अपना खाना छोड़ देते हैं और कुछ लोग होते हैं जो खाने की प्लेट में कुछ नहीं छोड़ते, सब कुछ खा जाते हैं। फाइनेंस की दुनिया में आपको यही करना होता है कि आपको कुछ भी वेस्ट नहीं करना होता। लोग आजकल महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं और बाद में उस डिसीजन के लिए रिग्रेट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको बजट बनाना चाहिए। उसमें आपको हर एक रुपए को नहीं काउंट करना कि आप कहाँ खर्च कर रहे हो, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ में स्पेंड करने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस हो जाएं। इसका मतलब ये है कि आप अपने पैसे समझदारी से खर्च करें। अगर आप अपने पैसे समझदारी से खर्च करेंगे तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और अपनी आने वाली ज़िंदगी भी बेहतर बना पाएंगे। आप किस तरह से पैसे खर्च करते हैं ये आपके दोस्तों पे भी डिपेंड करता है। तो आपको अपना एनवायरनमेंट ऐसा रखना है जिसमें आप बेफालतू के खर्चे ना करें। जितने भी अमीर लोग होते हैं ज़्यादातर वो बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं पहनते, वो बहुत ज़्यादा महंगे जूते नहीं खरीदते। उनको अपने खर्चों का पता होता है और वो इस तरह से खर्च करते हैं कि जहाँ पे भी वो पैसा खर्च करें वो उसके लिए वर्थ हो। जैसे अगर कोई इंसान चाहता है कि वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए, वो बहुत महंगे महंगे कपड़े पहने, तो उसके लिए पहले उसे इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि वो अपने कुछ पैसे सही तरह से इन्वेस्ट करे, अपने अकाउंट में सेविंग रखे। उसके बाद वो एक बजट बनाए जिसमें वो अपने महंगे महंगे कपड़े खरीद सकता है और अच्छी अच्छी जगह खाने जा सकता है या फिर घूमने जा सकता है। तो यहाँ पे आपको पे योरसेल्फ फर्स्ट का फॉर्मूला अपनाना है, जहाँ पे आप अपने पैसे पहले सही जगह इन्वेस्ट करेंगे और सही जगह पैसे खर्च करने हैं। जैसे बहुत ज़्यादा पैसे बाहर के खाने पे ना खर्च करके घर पे खाना खाना, जिससे आपकी सेहत भी ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो शेयर करना उस रेंट को किसी और के साथ, ताकि आप जहाँ भी पैसे खर्च करें वो आप गिल्ट फ्री होकर करें, आपको उस चीज़ का रिग्रेट ना हो।
आपको अपने अलग अलग खर्चों के लिए एक एनवलप बनाना चाहिए जिसमें आप लिखो कि इतने पैसे मैं इस चीज़ पे खर्च करूँगा। फिर जब भी उन चीज़ों पे उस लिमिट से ज़्यादा खर्च हो तो आपको दूसरे एनवलप से देने पड़ेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा आपको इसमें खर्चे कम करने हैं। पर सिर्फ खर्चे कम करने से, हर महीने की सैलरी से आप अमीर नहीं बनेंगे। आपको तरीके निकालने हैं ज़्यादा पैसे कमाने के। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसी जॉब ढूंढ सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा पैसे मिले। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं जिससे आपको और पैसे मिले, या फिर किसी चीज़ में बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं जिससे आप और ज़्यादा पैसे कमा सकें। 5th पॉइंट है सेव वाइल स्लीपिंग। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी स्ट्रेस फ्री रहे और आपके पास पैसे भी रहें तो आपको इस प्रिंसिपल को मानना होगा, वर्क लेस नॉट मोर। आप सोच रहे होंगे अरे ये कैसे हो सकता है, पर इसका मतलब है आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आपको कम से कम काम करना पड़े और सारे काम अपने आप होते चले जाएं। जैसा आप कॉन्शियस स्पेंडिंग में करते हैं कि आपको पता होता है कि आपको किस जगह पैसे खर्च करने हैं, आप अलग अलग कैटेगरीज में पैसे डिवाइड करेंगे और उस हिसाब से उन चीज़ों में पैसे खर्च करेंगे। पर हर महीने ये सब काम खुद करना एक बहुत मुश्किल काम है, तो आप जितना हो सके उतना काम ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे आप सारे क्रेडिट कार्ड के बिल ऑटो पे पर लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के पैसे ऑटो पे पर लगा सकते हैं कि वो अपने आप अकाउंट से कट जाएंगे और हर महीने इन्वेस्ट हो जाया करेंगे। जैसे पीएफ होता है कि वो सैलरी आती है उससे पहले ही वो कट जाता है और अपने आप सेव हो जाता है, उसी तरह से जितना हो सके उतना काम ऑटोमेटिक कर दीजिए। इससे सिर्फ आपका स्ट्रेस नहीं घटेगा, इससे आपका वो टाइम भी बचेगा जिससे आप और कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। ये सब करते हुए आपको ये चेक करना है कि आपके बिल पेमेंट की डेट और आपकी सैलरी की डेट इस तरह से हो कि वो बिल टाइम पे ऑटो पे हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड वाले से या फिर लोन वाले से बात करनी है और उस डेट को उस तरह से फिक्स करवाना है जिससे आप आसानी से ऑटो पे कर सके। जब आप इस ऑटोमेटिक मनी फ्लो को सेटअप कर देंगे उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे हों जो आपकी इमरजेंसी फंडिंग के लिए हों, ताकि वो आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना हो या फिर कभी आप ओवरड्राफ्ट कर लो उस वजह से ज़्यादा चार्जेस ना आ जाएं। 6th पॉइंट है मिथ ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्टीज। लोग चाहते हैं कि उन्हें इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए कोई एक्सपर्ट गाइड करे। जैसे डॉक्टर हमें अपनी हेल्थ के बारे में अच्छे से बता सकता है, लॉयर हमें अच्छी लीगल सलाह दे सकता है और पायलट बड़े अच्छे से प्लेन उड़ा सकता है। पर जब हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता। फाइनेंस की दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे अच्छे अच्छों का सर घूम जाता है। यहाँ पे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन के बैठे होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनकी समझ उतनी ही होती है जितना कोई भी आम इंसान कर सकता है। कोई भी 20 साल का बच्चा अपने पैसे अच्छे से इन्वेस्ट कर सकता है, उसे किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की या फिर फंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता कि मार्केट किस साइड जाएगा। वो बताने की कोशिश तो करते हैं, हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, पर सच्चाई तो ये है कि कोई भी एक्यूरेटली पता नहीं लगा सकता कि मार्केट किस साइड जाएगा। फंड मैनेजर के डिसीजन भी 75% के अराउंड गलत ही होते हैं। तो अगर आप इस इंतजार में बैठे हैं कि कोई फाइनेंशियल गुरु आएगा और मेरे पैसों को बढ़ा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपना सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाना होगा। अब आप सोचेंगे कि जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफे, पीटर लिंच, इन्होंने तो मार्केट को आउट परफॉर्म कर दिया, ये तो फाइनेंशियल सुपर हीरो हैं, इनके पास तो ऐसी इन्वेस्टमेंट स्किल है जो किसी के पास नहीं है। पर ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे यूनिक रिसोर्सेज हैं और ऐसी इन्वेस्टमेंट की एक्सेस है जितनी एक एवरेज पर्सन के पास नहीं होती। आपको किसी भी फंड की शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको उसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखनी है। अगर उसकी 10 से ज़्यादा साल की परफॉर्मेंस अच्छी है तब आप उस पर थोड़ा विश्वास कर सकते हैं। बहुत सारे स्कैमर होते हैं जो मार्केट को प्रेडिक्ट करने का दावा करते हैं। वो 10,000 लोगों को मैसेज करते हैं, उनमें से 5,000 को बोलते हैं कि स्टॉक ए ऊपर जाएगा और बचे हुए 5,000 को बोलते हैं स्टॉक बी ऊपर जाएगा। आने वाले टाइम पे अगर कोई एक ऊपर चला जाता है तो वो बोलते हैं कि देखो मैंने तो कहा था स्टॉक ए ऊपर जाएगा। उसी तरह से फिर वो अगला स्टॉक 2,500 लोगों में भेजते हैं कि स्टॉक सी ऊपर जाएगा और 2,500 को भेजते हैं स्टॉक डी ऊपर जाएगा। और फिर उनमें से भी उनका कोई अगर एक ऊपर चला जाता है तो वो बोलते हैं देखो मैंने पहले से कहा था। ये भी कहीं ना कहीं लक है जिससे वो लोगों को दिखाते हैं कि उन्हें पता है और उनसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसे किसी से बेवकूफ़ नहीं बनना है। आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करो वहाँ पे आप ये देखो कि क्या वहाँ पे जो फीस है वो आपके रिटर्न को बहुत ज़्यादा कम कर रही है, क्योंकि आपकी फीस इस तरह से होनी चाहिए जो आपके रिटर्न को बहुत ज़्यादा कम ना करे। 7th पॉइंट है इन्वेस्टिंग इजंट ओनली फॉर रिच पीपल।
अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्या उन पैसों की आपको जल्द ही जरूरत है या फिर आप उन्हें कुछ टाइम के लिए ग्रो करने के लिए छोड़ सकते हैं? क्या आप इस चीज से नर्वस होते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, या आप अपने पैसों को उसमें झूलने देते हैं? बहुत सारे लोग पैसों को इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं पर वो उन पैसों को मैनेज करने के लिए अपना टाइम नहीं देना चाहते। उन्हें एक ऐसी अप्रोच चाहिए जो कि सिंपल हो, जिसमें उनकी मेहनत ना लगे। तो उसके लिए उन्हें ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग का सहारा लेना चाहिए, जिसमें उन्हें अपने खर्चे कम करने चाहिए और अपने कुछ पैसे ऑटोमेटिक हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए डाल देने चाहिए। उससे उन्हें रोज रोज स्टॉक मार्केट को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मार्केट नीचे भी जा रहा है तो वो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उस टाइम स्टॉक सेल पे होते हैं, तो उस टाइम उन्हें सेम स्टॉक सस्ते में मिलेंगे। अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है और आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो इन्वेस्टिंग उतनी भी रिस्की नहीं है जितना आप सोचते हैं। आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, या फिर आप अपने पास कैश रख सकते हो। स्टॉक्स यानी कि आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, बॉन्ड यानी कि आप किसी गवर्नमेंट को या कंपनी को लोन दे रहे हो। इसमें बेनिफिट कम होता है पर इसमें रिस्क भी कम होता है। और कैश तो ग्रो होता नहीं है, कैश तो वैसे का वैसा रखा रहता है, पर कैश को आप जब यूज कर सकते हो जब आपको उसकी जरूरत हो। तो रमित बोलते हैं कि आपको एसेट एलोकेशन सही से करना है ताकि आपके ऊपर रिस्क कम हो और आपके पैसे बनाने के चांसेस ज्यादा हो। जो कोई इंडिविजुअल स्टॉक नहीं खरीदना चाहता उसके लिए म्यूचुअल फंड सही है, और जो पूरे मार्केट के हिसाब से चीजें चलाना चाहता है अपनी, उसके लिए इंडेक्स फंड सही है। इंडेक्स फंड ऐसा है जिसमें कोई ज्यादा फीस भी नहीं लगती और इसमें आपको लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट हो जाता है। वॉरेन बफेट भी इंडेक्स फंड को सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे मार्केट को दिखाता है। तो आपको मार्केट को आउटस्मार्ट करने की जरूरत नहीं होती, आप मार्केट के साथ रह के भी पैसे कमा सकते हो। पर अगर आपको रिसर्च भी नहीं करनी और आप चाहते हो कि आप इन्वेस्ट भी अच्छे तरीके से करो, तो आप लाइफ साइकिल फंड्स का सहारा ले सकते हो। ये आपकी एज के हिसाब से आपके फंड्स को ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई कर देते हैं, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये आपकी इन्वेस्टमेंट को कंजर्वेटिव करते जाते हैं। अगर आपको जानना है कि आपके पैसे कितने सालों में डबल होंगे तो आप रूल ऑफ 72 को यूज कर सकते हो, यानी कि आपको एक साल में जितना इंटरेस्ट आपके पैसों पे मिल रहा है 72 को उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा आपको कितने साल में उसके पैसे डबल मिलेंगे। जैसे अगर आपको 8% पर एनम का रिटर्न मिल रहा है तो आपके पैसे 72/8 यानी कि 9 ईयर्स में डबल होंगे। तो जैसे जैसे आप पैसे डालते जाएंगे वैसे वैसे वो 9 साल में डबल होते जाएंगे। तो आपको ये एक्शंस लेने की जरूरत है। आप अपना इन्वेस्टिंग स्टाइल पता लगाइए, जिस चीज में आपको इन्वेस्ट करना है उसमें रिसर्च कीजिए, आपको किस तरह से एसेट एलोकेशन करना है ये जानिए, और उसके बाद इन्वेस्टिंग करना शुरू कीजिए। जब आप ऐसा करते हो तो आप ऑफिशियली एक इन्वेस्टर बन जाते हो, जो कि आने वाले टाइम में काफी अमीर हो सकता है। 8 पॉइंट है इजी मेंटेनेंस, कीपिंग योर फाइनेंशियल शिप अफ्लोट। आपका इन्वेस्टिंग स्टाइल आपको पता लगाना है। आप आज जितने भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे वही फ्यूचर में जाके बढ़ेंगे। आप इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर्स का सहारा ले सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट से आपके कितने सालों बाद कितने पैसे हो सकते हैं। जब आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो तो आपको मार्केट के ऊपर नीचे जाने से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको टैक्स से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि टैक्स आप जब ही देते हैं जब आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें टैक्स कम होता है। अगर आपके सामने कोई एकदम से इमरजेंसी आ जाए जिसमें आपको पैसों की ज़रूरत हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको अपने सेविंग अकाउंट में देखना है कि उसमें कितने पैसे हैं जितने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो पैसे काफ़ी नहीं है तो आपको अपने वैल्यूएबल चीज़ों को बेचना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपनी फैमिली में से किसी से हेल्प लें, पर कभी कभी फैमिली से हेल्प लेना खुद में एक इमरजेंसी बन जाती है। उसके बाद आपको अपने रिटायरमेंट अकाउंट से पैसे निकालने का ऑप्शन है, और सबसे लास्ट में आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए। पर आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका इस्तेमाल आप कम से कम ही करो। और जब आप अपना कोई गोल अचीव करते हैं तो आपको अपना नेक्स्ट गोल डिसाइड करना होता है। पर जब जब आप अपना गोल अचीव करें तो थोड़ा टाइम लीजिए उसको सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि वो एक तरीके से आपकी जीत है जिसको आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। आपको अपने 10 साल आगे तक का प्लान बना के रखना है, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी। आपको इमरजेंसी फंड की ज़रूरत है, आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है, आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। और जैसे जैसे आप सक्सेसफुल होते जाते हैं तो आपको ज़रूरतमंदों की मदद भी करनी है। 9th पॉइंट है अ रिच लाइफ, नेविगेटिंग रिलेशनशिप्स, एक्सपेंसेस एंड ड्रीम्स। आपके लिए अमीर बनने का मतलब क्या है?
रमित कहते हैं, जैसे मेरे लिए अमीर बनने का मतलब है फ्रीडम, कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से घूम सकता हूँ, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ। पर हर किसी के लिए अमीर बनने का मतलब अलग होता है। तो अब हम कुछ कॉमन क्वेश्चन देखेंगे लाइफ और मनी के बारे में, जो आपको एक बेहतर जिंदगी बनाने में मदद करेंगे। जैसे अगर आपके ऊपर स्टूडेंट लोन है तो आपको उसे किस तरह से उतारना चाहिए? क्या आपको उसके साथ साथ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? अगर आपके लोन का इंटरेस्ट काफ़ी कम है तो आप मिनिमम अमाउंट हर महीने दीजिए और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न आएगा। अगर आपके लोन का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो आपको पहले वो लोन उतारना चाहिए, उसके बाद आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और अगर आपके लोन का इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम है तो आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी चाहिए, जिसमें आप आधे पैसे तो अपने स्टूडेंट लोन के लिए डालें और आधे पैसे अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल खुद रखना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि वो उनके माँ बाप को पैसे दे देंगे, वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर देंगे और उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। पर ज़्यादातर आपके पेरेंट्स को आज के लिए जो इन्वेस्टमेंट सही है उसकी इतनी जानकारी नहीं होती, और आपके पैसे जो पेरेंट्स के पास होते हैं उसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं होता। तो कल को अगर कोई प्रॉब्लम हुई, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न सही से नहीं आया, तो आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, आप उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र को ब्लेम करते हैं। पर आपको ये समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आपकी थी तो उसका ख्याल आपको रखना था, और अगर आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो आपको उसका भी ख्याल रखना चाहिए। अगर वो किसी फाइनेंशियल ट्रबल में है तो आपको उनको भी हेल्प करनी चाहिए, जिससे आपके रिश्ते अच्छे बने रहें। बहुत सारे लोग इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनका पार्टनर ज़्यादा पैसे खर्च करता है, और इसके बारे में जब भी वो कोई बात करते हैं तो वो नाराज़ हो जाता है या मुँह फुला के बैठ जाता है। तो इसके लिए आपको उससे बैठ के बात करनी है, उससे पूछना है कि उसे किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इन्वेस्टिंग में या सेविंग में, उसको किस तरह से अपने खर्चे करने चाहिए और किस तरह से पैसे बचाने चाहिए। तो इस तरह से अगर आप मिलके प्लान बनाओगे तो आने वाले समय में जब भी पैसों की कोई बात होगी तो आप उसको उस प्लान के बारे में बता सकते हैं और बोल सकते हैं कि अगर आपको ये चाहिए तो हमें इस टाइम पे यहाँ पे खर्चे कम करने होंगे या फिर इस तरह से पैसे खर्च करने होंगे। तो वो ब्लेम आपके ऊपर ना लेके आप उस प्लान के ऊपर डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी शादी के लिए बहुत सारा खर्चा करते हैं और कई बार इसके चक्कर में उधार में भी आ जाते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है, या तो आप पहले से अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ें, जिससे कि आने वाले समय में आपको जैसी शादी करानी है आप वैसी करा सकें और आप उधार में भी ना आएँ, और या तो अपनी शादी में कम से कम खर्चा करें जिससे आप बाद में फाइनेंशियल बर्डन ना झेलें। अगर आपको अपनी कंपनी में सैलरी बढ़वानी है तो आपको उसके लिए अपने सुपरवाइजर से बात करनी चाहिए, और जब आप इस चीज़ के लिए बात करें तो आपको कंपनी के बेनिफिट पे फोकस रखना है। आपको उसे बताना है कि किस तरह से आप कंपनी को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके पास कोई और जॉब का ऑफर हो जो ज़्यादा पैसे दे रहा हो तो आप उसे भी दिखा के अपनी सैलरी बढ़वा सकते हैं। नेगोशिएशन में विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, दोनों को इस चीज़ से फ़ायदा होना चाहिए। जब आप किसी और कंपनी से अपनी सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको अपनी करंट सैलरी नहीं बतानी, आपको अपनी तरफ से पहला ऑफर नहीं देना, आपने कंपनी से पूछना है कि ऐसा क्या ऑफर है जो दोनों के लिए सही है। अगर आपको किसी और कंपनी का ऑफर आया हुआ है जो इतनी फेमस नहीं है तो आपको उसका नाम नहीं बताना है, और आपको झूठ नहीं बोलना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन नेगोशिएशन। और जब भी आपकी सैलरी बढ़े तो आपको अपने खर्चे नहीं बढ़ाने, आपको उन पैसों को सही तरह से इन्वेस्ट करना है। आप सेलिब्रेट कर सकते हैं पर बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। और जब भी आप नेगोशिएट कर रहे हो तो अपने फेस पे एक स्माइल रखिए, इससे एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है। और अगर बात ना बने तो आपको हमेशा नेगोशिएशन के लिए रूम छोड़ना है, या तो वो आपके पैसे बढ़ाएंगे या फिर आप थोड़े से कम पैसों में भी काम करना शुरू कर सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। अब बात करते हैं कार की। जब भी आप कोई कार खरीदना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका उसके लिए बजट क्या है, जिस प्लान के हिसाब से आपके ऊपर बर्डन ना आए। आपको अपने हिसाब से जो कार सही है वो खरीदनी है, जिसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा हो, ताकि अगर आपको उस कार को बाद में बेचना हो तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी हो और जो एक रिलायबल कार हो, जो बार बार ख़राब ना होती हो। अब अगर आपको एक घर खरीदना है तो घर खरीदना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, तो आपको सोचना है कि मैं अगले 10 साल यहाँ पे रह सकता हूँ, क्योंकि जब आप घर खरीदते हो तो आप उसकी EMI छोड़ नहीं सकते बीच में, आपको हर महीने देनी है। तो अगर आपको एक घर खरीदना है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? आपको अपना क्रेडिट स्कोर देखना है, अपनी डाउन पेमेंट के लिए पैसे बचाने हैं और उसकी पूरी कॉस्ट देखनी है। सिर्फ घर की कॉस्ट नहीं, उसको मेंटेनेंस का खर्चा, उसमें रेनोवेशन का खर्चा, टैक्सेस, इंश्योरेंस और बाकी जो भी कॉस्ट होती हैं,
उसके लिए आपको एक लोन लेना है जिसमें इंटरेस्ट कम से कम लगता हो और जिसके लोन को उतारने के लिए आपके पास काफी समय हो। तो आपके बड़े खर्चों के लिए आपको ये चीजों का ध्यान रखना है, आपको रियलिटी को फेस करना है। जो करंट सिचुएशन है उस हिसाब से आपको प्लान बनाने हैं। आपको ऑटोमेटिकली सेव करना है और उसे इन्वेस्ट करना है। हर कोई अमीर बन सकता है, मैटर ये करता है कि आपके लिए अमीर बनने का मतलब क्या है। ड्रैगन्स परसेप्शन में हम बिलीव करते हैं कि अगर इंसान को सही गाइडेंस मिले तो वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकता है। हम लोगों को उनका मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करवाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ड्रैगन्स परसेप्शन से जुड़ सकते हैं। आप और हम मिलके इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।